हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज उत्तराखंड का सेशन आएगा। अब यहाँ से कुछ क्लासेस उत्तराखंड की चलेंगी। आप ये मान के चलिए दीपावली के हॉलीडेज जो होंगे, यानी दीपावली के टाइम पे तो क्लासेज आएंगी नहीं। जो एक्स्ट्रा जो आगे की वीडियो जो अब होंगी वो दीपावली के बाद ही आएंगी। मतलब जब तक ये सीरीज चल रही है उत्तराखंड की चलेगी, इसमें ब्रेक नहीं होगा। आने वाली 5 से 7 क्लासेज उत्तराखंड की आएंगी। उसके बाद दीपावली के टाइम पे ब्रेक रहेगा, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा व्यस्तता है। मैं इस जगह पे हूँ नहीं जहाँ पे वीडियो बन रही हैं। मुझे कहीं जाना है तो वो उस टाइम पे वीडियो तो आएंगी नहीं। तो उसके बाद जो होगा उत्तराखंड की इस सीरीज़ के बाद कुछ दिनों का गैप रहेगा। उसके बाद हम आगे को क्लासेस कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज बहुत से लोगों के चेहरे पे फिर से मुस्कान आ गई होगी। उत्तराखंड का नाम सुनते ही बहुत उन पे प्रसन्नता हो गई होगी। तो लंबा समय भी हो गया था उत्तराखंड की वीडियो नहीं आई थी। इसी वजह से आज मैं उत्तराखंड की सीरीज़ आपके लिए लेके आया हूँ, ठीक है। आज की क्लास का नाम होगा, यानी आज का जो चैप्टर होगा वो होगा स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड की भूमिका। मतलब एक कहने की बात है स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड की भूमिका। आप ये मान के चलिए टॉपिक जो है 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था, यानी 1857 की जो क्रांति हुई थी भारत में, उसके बाद उत्तराखंड की क्या कंडीशन थी, यानी भारत में जो स्वतंत्रता को लेकर आंदोलन चल रहा था सिमिलर टाइम पे, यानी उसी टाइम पे उत्तराखंड पे क्या क्या कंडीशंस होती है हम वो देखेंगे। और एक ये मान के चलिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आते हैं उत्तराखंड में इसी पोर्शन से आते हैं। यानी 1857 की क्रांति के बाद से उत्तराखंड राज्य निर्माण, यानी फाइनली सन 2000 तक का जब हम पढ़ेंगे वो टोटल क्वेश्चन यहीं से आते हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, यानी 40 क्वेश्चन का अगर आपका पेपर होता है तो 20 क्वेश्चन इसी रेंज से आएंगे। 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं आपके उत्तराखंड की हिस्ट्री से, जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं। और जो 8 से 10 क्वेश्चन होते हैं वो जनरल क्वेश्चन होते हैं। आपका कुछ भी पूछ सकता हो, किसी डिस्ट्रिक्ट से, मंदिर वगैरह, गुफाएं वगैरह, वो होते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही आता है, लगभग 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन इस सेक्शन से आएंगे, ठीक है। आप टॉपिक का नाम लिख लीजिए स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड की भूमिका, ठीक है। क्या लिखेंगे? स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड की भूमिका। देखिए हमें क्या पढ़ना है ओवरऑल 1857 के बाद आखिर उत्तराखंड में क्या हुआ था, ठीक है। इससे आगे को उत्तराखंड की क्या कंडीशन थी, यहाँ पे क्या चल रहा था, हमने ये सब चीज़ें देखनी है, ठीक है। देखिए आप सब लोग जानते हैं कि भारत का जो पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है वो 1857 की क्रांति को माना जाता है, यानी 1857 का विद्रोह। यानी जब क्रांतिकारी हर जगह फैल रहे थे, पूरे भारत के अलग अलग इलाकों में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष चल रहा था, सिमिलर टाइम पे उत्तराखंड में क्या कंडीशन होती है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहली बात, मैंने आपको जब पहले पढ़ाया भी है उसमें भी मैंने कहा था कि 1857 की क्रांति का उत्तराखंड के इतिहास में बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, यानी उत्तराखंड के इलाके में बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। तो सबसे पहली चीज़, 1857 की क्रांति उत्तराखंड पे सफल क्यों नहीं हुई, ठीक है। यहाँ आखिर क्या ऐसी कंडीशंस रही कि वो 1857 की क्रांति यहाँ बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं ले सकी, यानी बहुत यहाँ पे क्रांतिकारी गतिविधियाँ नहीं हुई। उसके पीछे क्या कारण थे देखिए, यानी आप लिख लीजिए 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति के उत्तराखंड में असफल होने के कारण, उत्तराखंड में असफल, ठीक है। ये क्यों आखिर ऐसा हुआ, ठीक है, असफल होने के कारण। क्या कारण थे इसके? देखिए आप लोगों ने पहले पढ़ा है, मैंने आपको पढ़ा रखा है पहले कि गोरखों का कितना क्रूर शासन यहाँ पे चल रहा था। यानी गोरखा जो शासन था बहुत ज़्यादा क्रूरता भरा था, बहुत ज़्यादा उनका अत्याचारी शासन था। यहाँ के लोगों में उस शासन की स्मृतियाँ थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय हुआ नहीं था। आप ये मान के चलिए 40 से 45 वर्ष उससे पूर्व, यानी 1857 से पूर्व 40-45 साल पहले यहाँ पे गोरखों का बहुत ज़्यादा अत्याचारी शासन था। तो उस क्रूरता भरे शासन, यानी गोरखों के शासन की स्मृतियाँ यहाँ के लोगों के जहन में अभी भी बसी हुई थी। तो वो बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाई इस क्रांति को, ठीक है। वो ये मान रहे थे कि उस क्रूर शासन से बेटर तो जो शासन अभी यहाँ चल रहा है ब्रिटिश का वही बढ़िया है। तो लोगों ने बहुत ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, ठीक है। तो आप पहला पॉइंट यहाँ लिखिए, गोरखों के क्रूर शासन की स्मृति, गोरखों के क्रूर शासन की स्मृति, ठीक है, क्रूर शासन की स्मृति। इस पॉइंट को आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ इनका बहुत क्रूरता भरा शासन था, तो लोगों के जहन में इनका क्रूर शासन उतरा नहीं था। तो उनको ये लग रहा था कि जो शासन चल रहा है इनसे तो बेटर है, तो लोगों ने बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लिया। पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या हो सकते हैं, अब 1857 जब अंग्रेज यहाँ पे आए थे, अंग्रेजों ने बहुत से क्या किए, सुधारवादी कदम उठाए। चाहे आप शिक्षा के क्षेत्र में देखो, परिवहन के क्षेत्र में देखो, डाक के क्षेत्र में देखो, इंडियन हिस्ट्री भी अगर पढ़ोगे तो उत्तराखंड
उत्तराखंड के इतिहास के साथ साथ भारत के इतिहास में भी आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। उत्तराखंड मतलब अंग्रेजों ने यहाँ पे सुधारवादी नीतियाँ अपनाई। अब वो सुधारवादी भले ही नाम की हैं, वो कर अपने ही हित के ले रहे थे, अनचाहे वो हमारे लिए भी क्या हो गए, फायदेमंद हो गए। चाहे रेलवे का विकास हो, चाहे परिवहन सुविधाओं का अलग हो, चाहे सड़कों का निर्माण हो, डाक व्यवस्था का निर्माण हो, वो कर अपने ले रहे थे, लेकिन हमें भी उससे क्या हुआ, फायदा हुआ, ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यानी दूसरा पॉइंट था अंग्रेजों की सुधारवादी नीति। लिख लीजिए आप, ठीक है, अंग्रेजों की सुधारवादी नीति, सुधारवादी नीति, ठीक है। इस कारण से भी 1857 की क्रांति क्या नहीं हुई, सफल नहीं हो सकी। अगला पॉइंट देखिए, उत्तराखंड का सामाजिक, राजनीतिक और भौगोलिक स्ट्रक्चर ऐसा था, पहाड़ी इलाका था, क्रांतिकारियों के लिए यहाँ चढ़ पाना मुश्किल हो गया था, और यहाँ पे सामाजिक कंडीशन ऐसी नहीं थी, लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं थे अंग्रेजों के शासन से, क्योंकि भौगोलिक दुर्गमता के कारण यहाँ पे क्या हुआ था, वो अंग्रेज भी बहुत ज़्यादा लोगों का शोषण नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि गाँव घरों में पहुँचना या पहाड़ी इलाकों में जाना हर किसी के लिए आसान नहीं था। उसी प्रकार से क्रांतिकारियों के लिए भी यहाँ पे पहुँच पाना बहुत ज़्यादा आसान नहीं रहा। यानी आप मान के चलिए तीसरा पॉइंट, यहाँ की भौगोलिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि यहाँ पे क्रांति का प्रसार हो सके। तो तीसरा पॉइंट लिख लीजिए, भौगोलिक, राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों का अनुकूल न होना। किसके अनुकूल न होना, इस क्रांति के अनुकूल न होना, ठीक है। अगला पॉइंट, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो है वो है रैमजे की कुशल नीति। यानी जो गवर्नर था, यहाँ पे गवर्नर नहीं, जो कमिश्नर था, हेनरी रैमजे। अगर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछता है कि 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं का कमिश्नर या उत्तराखंड में कमिश्नर कौन था, हेनरी रैमजे। तो अगला पॉइंट लिख लीजिए आप, हेनरी रैमजे की कुशल नीति, ठीक है। क्या लिखेंगे, हेनरी रैमजे की कुशल नीति, ठीक है। इसने बहुत कुशलतापूर्वक उस आंदोलन को, यानी उस आपको क्या कह सकते हैं उसको, उस विद्रोह को दबाया यहाँ पे, जो भी थोड़ा बहुत पनप रहा था, ठीक। और अंतिम पॉइंट लिखिए, यहाँ पे सबसे बड़ा वहाँ पे कौन था, जो रियासत थी वो टिहरी रियासत थी। और मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है कि टिहरी रियासत का जो महाराज था उसकी निष्ठा टोटली किसके प्रति थी, अंग्रेजों के प्रति थी। वो अंग्रेजों के प्रति वफादार बना रहा, ठीक है। तो अंतिम पॉइंट लिख लीजिए, टिहरी रियासत के नरेश की, यानी टिहरी की अंग्रेजों के प्रति वफादारी, ठीक है। ये मैंने आपको पहले पढ़ा दिया, सुदर्शन शाह ने कितना अंग्रेजों को सम्मान दिया, ठीक है, अंग्रेजों के प्रति वफादारी, ठीक है। देखिए, ये तो मेन पॉइंट हो गए कि इस वजह से यहाँ उत्तराखंड में 1857 की क्रांति सफल नहीं हो सकी, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि गोरखों के क्रूर शासन की स्मृतियाँ थी, अंग्रेजों की सुधारवादी नीति थी, हेनरी रैमजे का कुशलतापूर्वक यहाँ पे शासन था, उत्तराखंड की भौगोलिक, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियाँ उस लायक नहीं थी, और टिहरी के अंग्रेजों के प्रति वफादारी थी। तो सारी कंडीशन उस आंदोलन को कुचलने के पक्ष में थी, यानी उस आंदोलन को पनपने के पक्ष में नहीं थी, ठीक है। इसी वजह से यहाँ 1857 की क्रांति बहुत हद तक सफल नहीं हो सकी, ठीक। पहली चीज। अब देखिए, अब कुछ हद तक आप ये कह सकते हो, यहाँ पे जब चल रहा था आंदोलन वगैरह, मतलब जो विद्रोह मतलब आगे को बढ़ रहा था, उसके लिए एक बरेली का नवाब था, मैंने पहले भी बताया था, उसका नाम था खान बहादुर खान, ठीक है। कौन था, खान बहादुर खान, खान बहादुर खान, ठीक है। ये खान बहादुर खान कौन था, बरेली का नवाब था। इसने क्या किया, क्रांतिकारी गतिविधि को यहाँ पे बढ़ाने का प्रयास किया, और इसने क्या किया, 2 या 3 बार अलग अलग लोगों के नेतृत्व में हल्द्वानी और नैनीताल की ओर अपने मतलब जो क्रांतिकारी थे उन सैनिकों को भेजने का प्रयत्न किया। लेकिन हेनरी रैमजे की कुशलतापूर्वक नीति के कारण, अंग्रेजों की कुशल सैनिक शक्ति के कारण इनके सैनिकों को क्या हुआ, पराजय का सामना करना पड़ा हल्द्वानी वगैरह के इलाके में 1857 में भी, ठीक है। तो ये जो जितना भी पनप रहा था वो भी आगे को सक्सेस नहीं हो चुका। तो ओवरऑल उत्तराखंड में आप ये मान के चलिए 1857 की क्रांति का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। इस दौरान सबसे मेन चीज़ क्या हुई थी, एक ऐसा इलाका भी था उत्तराखंड में जहाँ पे आप ये मान के चलिए कि कुछ हद तक क्रांतिकारी गतिविधियाँ चल रही थी, और वो इलाका था काली कुमाऊँ। काली कुमाऊँ किसको बोलते थे, जो चंपावत, लोहाघाट यानी पिथौरागढ़ के पश्चिम का इलाका है। पिथौरागढ़, चंपावत और ये लोहाघाट का इलाका, टनकपुर से अंदर का इलाका, वो पूरा इलाका काली कुमाऊँ नाम से जाना जाता था, ठीक है। यानी काली कुमाऊँ में एक क्रांतिकारी था, उसका नाम था कालू मेहरा। क्या था, कालू मेहरा, ठीक है। ये कालू मेहरा जो था एक बहुत बड़ा 1857 की क्रांति के दौरान उत्तराखंड का एक क्रांतिवीर निकला। यानी आप ये मान के चलिए इसके नेतृत्व में एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन बन रहा था, यानी ठीक क्या बन रहा था, गुप्त क्रांतिकारी संगठन बन रहा था इस 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध। यानी आप उत्तराखंड में और जगह नहीं देखेंगे ये सब, तो आप ये मान के चलिए कालू मेहरा ने काली कुमाऊँ में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांतिवीर, क्या
क्रांतिवीर नामक एक गुप्त संगठन बनाया था। ठीक है, क्या बनाया था? गुप्त संगठन। और ये गुप्त संगठन क्या कर रहा था? अंग्रेजों के मतलब जो अंग्रेजों के खिलाफ था वो संघर्ष कर रहा था। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है उत्तराखंड के स्वतंत्रता संग्राम में पहला कौन था क्रांतिकारी? वो था कालू मेहरा। और ये भी पूछता है किसने अंग्रेजों के विरुद्ध एक गुप्त संगठन बना के 1857 की क्रांति में उनके खिलाफ मतलब आप क्या कह सकते हैं अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया? वो है कालू मेहरा। और ये कहाँ किया था? काली कुमाऊं में। ठीक है, यानी चंपावत लोहाघाट के इलाके में, चंपावत लोहाघाट। ठीक है, ये कौन था? कालू मेहरा था। ठीक है, इसके अलावा इसके साथ इस क्रांतिकारी गुप्त संगठन में एक दो लोग और थे, उनमें से जैसे एक आनंद सिंह फरतेयाल जी थे और एक बिस्ना देवी थे। ये लोग क्या हुआ था, इन लोगों को बाद में अंग्रेजों ने पकड़ के फांसी दे दी थी और कालू मेहरा को भी जेल के साथ साथ बाद में क्या दे दी गई थी? संभवतः फांसी दे दी गई थी। ठीक है, तो ये बिस्ना देवी या बिस्ना सिंह जो थे और जो ये आपका आनंद सिंह फरतेयाल जी थे और कालू मेहरा थे, क्रांतिकारी संगठन से जुड़े हुए थे, गुप्त क्रांतिकारी संगठन हुआ करता था। ठीक है, अब देखिए जब इतना पड़ा, इन लोगों ने क्या किया, कालू मेहरा वगैरह ने, जो इनका गुप्त संगठन था, अंग्रेजों के जो ठिकाने थे लोहाघाट वगैरह के इलाके में, जो आप ये कह सकते बैरक कह सकते हैं उसको, जहां उनके कैंप वगैरह थे, उन पे बार बार ये क्या किया था, गुप्त क्रांतिकारी संगठन ने उस पर अटैक करने का प्रयास किया। और एक बार वहीं चंपावत वगैरह के इलाके में उनके साथ संघर्ष वगैरह भी होता था। बहुत ज़्यादा उसमें डिटेल से है नहीं। ठीक है, यानी अगर आपसे पूछता है 1857 की क्रांति के दौरान किसने गुप्त क्रांतिकारी संगठन बना के अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र किया, यानी अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने का प्रयास किया, वो था कालू मेहरा। और इसमें इसको जो सहायता दी वो दी अवध के नवाब ने। अवध का एक नवाब हुआ करता था, उसका नाम था वाजिद अली शाह। क्या था? वाजिद अली शाह। इस वाजिद अली शाह ने कालू मेहरा से रिक्वेस्ट की कि आप यहाँ पे क्रांतिकारी गतिविधियाँ कीजिए काली कुमाऊं के इलाके में, और उसके समर्थन से इसने क्या किया, अंग्रेजों के खिलाफ एक प्रकार का आप क्या कह सकते हैं संघर्ष किया, यानी गुप्त संगठन बनाया था। उस गुप्त संगठन लोहाघाट के जो बैरक थे वहाँ पे अंग्रेजों के खिलाफ बार बार उस पर अटैक किया, और एक बरमदेव वहाँ पे जगह थी, उस बरमदेव थाने पर भी इन लोगों ने क्या किया था, हमला किया था। ठीक है, कौन सा थाना था? बरमदेव। ठीक है, ये ज़्यादा देखना नहीं। देखिए ये सब गतिविधियां होने के बाद उत्तराखंड में 1857 की क्रांति का कोई ज़्यादा बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, तो अब होता क्या है, अब काली कुमाऊं के इलाके में थोड़ा बहुत अल्मोड़ा, रानीखेत, नैनीताल, इन जगह पे भी हल्की फुल्की क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थी। उसी दौरान क्या हो जाता है, ये एक खबर चल पड़ती है कि जो नाना साहब थे, आप लोगों ने नाना साहब का नाम सुना होगा, एक क्रांतिकारी साबित हुए वो भी 1857 की क्रांति में। ये खबर चली कि वो उत्तराखंड आ रहे हैं। जब वो उत्तराखंड आने की खबर चली तो अंग्रेजों ने बहुत से क्रांतिकारियों को कुचल दिया। ठीक है, और ये माना जाता है, आज भी एक चीज़ प्रचलित है, जो नाना साहब थे उन्होंने उत्तरकाशी में आपका एक साधु वेश में क्या किया था, निवास किया था। ठीक है, किसने? नाना साहब ने। अगर आपसे पूछता है 1857 की क्रांति के दौरान उत्तराखंड में ये किसके प्रति ये प्रचलित है कि इन्होंने साधु के वेश में, ठीक है, साधु के वेश में यहाँ पे कहाँ, उत्तरकाशी में क्या किया, कुछ टाइम निवास किया। ठीक है, वो कौन थे? नाना साहब थे। ठीक है, नाना साहब ने साधु वेश में उत्तरकाशी में निवास किया 1857 की क्रांति में। ये प्रचलित है, कहानी टाइप की यहाँ पे चली आ रही है। ठीक है, देखिए अब इसके अलावा यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा आप 1857 की क्रांति के दौरान नहीं देखोगे। 1857 की क्रांति खत्म होती है, भारत के इतिहास में कंपनी का शासन पूर्णतः खत्म होकर ब्रिटिश सामग्री को दिया जाता है, ब्रिटिश महारानी यानी ब्रिटिश क्राउन को दे दिया जाता है, और उसका प्रत्यक्ष यहाँ पे शासन कौन करता है? ब्रिटिश वाइसराय द्वारा किया जाता है, और एक भारत सचिव का पद भी क्रिएट किया जाता है। अब उनको 1857 की क्रांति से पता चल गया था कि हमारी ज़मीन यहाँ पे सुरक्षित नहीं है ब्रिटिश को। ठीक है, उन्होंने पहली बार इतना भयंकर आंदोलन देखा था, तो अब उन्होंने आगे के लिए क्या किया, कुछ सुधारवादी नीतियां अपनाने की कोशिश की, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में। उन्होंने भारत में काम करने का प्रयास किया। देखो रेलवे लाइनों का लगातार विकास होता गया, सड़कों का जाल बिछाया गया, डाक प्रणाली को बेटर बनाया गया, मतलब उनने हस्तक्षेप की नीति भी अपनाई, यानी हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे इन चीज़ों पर। ये सब चीज़ें उस टाइम चल रही थी। ठीक है, तो उसका स्वाभाविक सा प्रभाव था कि जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिवर्तन हो रहे थे, जो भी शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हो रहे थे, ब्रिटिश का यहाँ उत्तराखंड में भी प्रभाव पड़ना था। इसी के मद्देनजर सबसे पहले 1847 में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज, यानी रुड़की की जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसकी नींव पड़ी थी। ठीक है, 1847 में, ठीक है, 1847 में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की क्या पड़ी थी, नींव पड़ी थी। ठीक है, कब? 1847 में। और बाद में यही जो रुड़की कॉलेज था 1854 में
थॉमस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नाम से जाना गया। ठीक है, क्या लिखोगे? थॉमस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ठीक है, और ये तकनीकी विश्वविद्यालय बना एशिया के साथ साथ भारत का प्रथम। ठीक है, भारत का, इंडिया के साथ साथ एशिया का प्रथम क्या बना दिया गया इसको? तकनीकी इंजीनियरिंग कॉलेज, यानी तकनीकी कॉलेज बनाया गया। किसको? रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज को 1854 में थॉमस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के नाम से तकनीकी रूप से तक इंडिया और एशिया का पहला क्या बनाया गया? कॉलेज बनाया गया। ठीक है, वो उनका क्या हो रहा था? सुधारवादी क्रम। जब ये शिक्षा के क्षेत्र में था तो स्वाभाविक सी बात थी परिवहन के क्षेत्र में भी कुछ ना कुछ परिवर्तन आने थे। ठीक है, अब परिवहन के क्षेत्र में उस टाइम पे क्या क्या यहाँ पे प्रभाव पड़ा वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखिए ये अंग्रेज उस टाइम सुधारवादी कदम उठा रहे थे, क्या क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। देखिए उस दौरान परिवहन के क्षेत्र में भी कुछ परिवर्तन आए। इसी में 1882 के आसपास पहली बार काठगोदाम यानी काठगोदाम से नैनीताल के बीच सड़क का निर्माण हुआ। ठीक है, 1882 में काठगोदाम से यानी हल्द्वानी से आप कह सकते हो काठगोदाम से नैनीताल के बीच क्या बना? सड़क का निर्माण किया गया। साथ ही साथ 1884 के आसपास, मतलब आप ये मान के चलिए 82 से 84 के आसपास रेल लाइनें बिछाई गई बरेली से हल्द्वानी या काठगोदाम के बीच। ठीक है, बरेली से हल्द्वानी, और 1884 में काठगोदाम बना। हल्द्वानी में पहली बार क्या आई थी? काठगोदाम हल्द्वानी में पहली बार रेल पहुंची थी। ठीक है, आपसे ये पूछता काठगोदाम रेलवे कब बनाया, कब यहाँ सबसे पहले आई? 1884 में। ठीक, जब इस इलाके में आ रही थी तो देहरादून के इलाके में भी उस टाइम रेलवे का विकास हुआ। तो 1900 ईस्वी में देहरादून के आसपास भी सबसे पहले क्या हुआ? रेलवे स्टेशन का विकास हुआ। ठीक है, रेलवे स्टेशन का क्या हो गया था? विकास हो गया था। ठीक, ये तो किसके क्षेत्र में था? परिवहन के क्षेत्र में अंग्रेजों द्वारा क्या किया गया? सुधारवादी कदम उठाए गए थे। ठीक है, अब देखिए जब यहाँ पे कोई समाज में हलचल वगैरह हो नहीं रही थी, कुछ ज़्यादा प्रभाव पड़ नहीं रहा था, तो अब यहाँ पे कुछ लोग तो थे जो क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ साथ लोगों को जागरूक करने में लगे थे, अंग्रेजों की नीतियों को बता रहे थे, ये बता रहे थे कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने भारत का शोषण किया, हमें कैसे उनका शासन यहाँ से ख़त्म करना है। ये सब करने के लिए अलग अलग संस्थाएं बनी, संगठन बने, ग्रुप बने, क्लब बने, साथ ही साथ पत्रिकाओं का भी क्या किया गया? प्रचार प्रसार किया गया। क्योंकि देखिए जितने ज़्यादा न्यूज़पेपर, जितनी ज़्यादा पत्रिकाएं निकलेंगी, उसमें जो भी सरकार के खिलाफ यानी ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो नीतियाँ होंगी, उनकी कैसे उनका शोषण हो रहा है लोगों तक पहुँचेगी, पढ़े लिखे लोग जानेंगे, वरना कोई संचार का साधन तो है नहीं। ठीक है, उसी क्रम में मैं आपको आगे बताता हूँ इनके द्वारा जो जो क्या किए थे न्यूज़पेपर व क्लब स्थापित किए थे वो देखिए। इसी क्रम में पहला क्या आता है आप लोगों का? वो आता है डिबेटिंग क्लब। ठीक है, आप लिख लीजिए मुख्य क्लब, मतलब आप ये पहले लिख लीजिए मुख्य क्लब और आपका समाचार पत्र या पत्रिकाएं। ठीक है, इसके दौरान डिबेटिंग क्लब। ठीक, अब ये देखिए जिस प्रकार से राजनीतिक चेतनाएं बढ़ा रहे थे, लोगों को समझाया जा रहा था कि अंग्रेजों की क्या नीतियां हैं, राजनीतिक चेतना का विकास किया जा रहा था, जनसाधारण को ये समझाया जा रहा था, उसी दौरान डिबेटिंग क्लब की स्थापना की गई। कहाँ की गई थी? ये अल्मोड़ा में की गई थी। ठीक है, अगर आपसे पूछता है डिबेटिंग क्लब कहाँ बना था? अल्मोड़ा में। कब की गई थी पूछता है तो 1870। ठीक है, यानी 1870 में डिबेटिंग क्लब की स्थापना की गई थी। वो कहाँ की गई थी? अल्मोड़ा में की गई थी। अब इस डिबेटिंग क्लब के क्या काम हो रहे थे? इसका अपना कार्यवृत्त प्रस्तुत करना था, इसको अपना विवरण देना था कि हम ये कर रहे हैं, लोगों तक बताएं कि हमारे क्या क्या काम हो रहे हैं। उसके लिए ये इन लोगों ने निर्णय लिया कि हम एक प्रेस खोलेंगे और उस प्रेस से एक न्यूज़पेपर को निकालेंगे ताकि लोगों तक इसकी खबर पहुंच सके। ठीक है, तो डिबेटिंग क्लब के आग्रह पर ही क्या खोला गया? एक प्रेस को स्थापित किया गया अल्मोड़ा में। ठीक है, एक प्रेस की स्थापना की गई, वो की गई अल्मोड़ा में। कहाँ की गई? अल्मोड़ा में। ठीक है, और इस प्रेस ने सबसे पहले 1871 में ही अल्मोड़ा अखबार का क्या किया था? मतलब निकाला था उसको। ठीक है, अल्मोड़ा अखबार, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन। ठीक, अगर आपसे पूछता है अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन कब से हुआ, आप बताओगे 1871। किसके प्रयासों के बाद? डिबेटिंग क्लब। क्या करता था अल्मोड़ा अखबार? डिबेटिंग क्लब के द्वारा जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं, जो भी उनका कार्यवृत्त था, जो भी इनके विचार विमर्श थे, उनको ये प्रकाशित करने का काम करता था और सामाजिक इश्यू को लेकर चलता था। मतलब उस टाइम समाज में क्या इश्यू थे, लोकल स्तर का पेपर था उस टाइम तक। ठीक है, तो जब अल्मोड़ा अखबार निकला 1871 में, उसके पहले संपादक के रूप में बुद्धि वल्लभ पंत जी ने इसका कार्यभार संभाला। किसने? बुद्धि वल्लभ पंत। ठीक है, बुद्धि वल्लभ पंत ने इसका क्या किया था? कार्यभार संभाला था। ठीक, पहला कौन सा था? अल्मोड़ा अखबार जो डिबेटिंग क्लब निकाला था। ठीक,
अभी जो अल्मोड़ा अखबार था ये आगे भी चला था, ये चला था 1915 के आसपास, मतलब 1918 के आसपास तक ये चला था। ठीक है, अल्मोड़ा अखबार कब से था? 1871 से 1918 कर दीजिए आप। इसके बाद ही बंद हो गया था, शक्ति नामक समाचार पत्र आ गया था उसकी जगह। ठीक है, वो बाद में बताऊंगा जब मैं आपको पत्रकारिता पढ़ाऊंगा। आज हम इस टॉपिक पे क्या क्या लिंक है वो बता रहे हैं। देखिए, अल्मोड़ा अखबार 1871 कहाँ से निकला था? अल्मोड़ा से निकला था, अल्मोड़ा प्रेस से, और इसको बुद्धि वल्लभ पंत इसके पहले संपादक थे। ठीक है, कुछ समय बाद बुद्धि वल्लभ पंत जब इसके संपादक बने, उससे आगे को क्या होता है, क्या क्या खबरें होती है, वो मैं आपको बताता हूँ इस न्यूज़पेपर के रिगार्डिंग। आप लोग वो देखिए। जो ये अल्मोड़ा अखबार है, ये माना जाता था कि संयुक्त प्रांत का पहला हिंदी अखबार था। यानी संयुक्त प्रांत उस टाइम तो पूरा संयुक्त प्रांत था, यानी यूपी के इलाके के अंदर आएगा था। तो ये भी माना जाता है कि अल्मोड़ा अखबार संयुक्त प्रांत का पहला क्या था? न्यूज़पेपर था। ठीक है, अब ये जो अल्मोड़ा अखबार था, जब बुद्धि वल्लभ पंत जी के संपादन में शुरू हुआ था, उसके कुछ समय बाद इसको मुंशी सदानंद जी ने क्या किया? संपादित किया। यानी मुंशी सदानंद सनवाल उनका नाम था। 1913 तक मुंशी सदानंद सनवाल जी ने इसका क्या किया था? संपादन किया गया था। ठीक है, किसने? मुंशी सदानंद सनवाल। ठीक है, यानी मुंशी सदानंद सनवाल जी ने 1913 ईस्वी तक इसका क्या किया था? संपादन किया था अल्मोड़ा अखबार का। उसके बाद किसके? बुद्धि वल्लभ पंत जी के बाद। ठीक है, जब 1913 तक आया तब उस टाइम तक तो लोकल था, सामाजिक इश्यू थे, लेकिन 1913 के बाद इसमें बद्रीदत्त पांडे जी जुड़ गए। ठीक है, अब उनका व्यक्तित्व जो था वो थोड़ा राष्ट्रीय स्तर का था, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े थे, नेशनल लेवल पे जाते थे, उस कांग्रेस के अधिवेशनों में भाग लेते थे, उससे प्रभावित थे। तो जब बद्रीदत्त पांडे जी इसके मतलब आगे को बने, कौन? बद्रीदत्त पांडे, बीडी पांडे लिख दिया मैंने। ठीक है, वो कब से बने? 1913 के बाद से। ठीक है, उनने जब इसका संपादन किया तो ये कैसा बन गया? राष्ट्रीय स्तर का पेपर बनने लग गया। ठीक है, कैसा बन गया? राष्ट्रीय स्तर का। और आगे कोई बद्रीदत्त पांडे द्वारा संपादित किया गया 1918 तक। ठीक है, और काम क्या था? अंग्रेजों की नीतियां, सामाजिक इश्यू, राष्ट्रीय स्तर पे कैसे कार्यक्रम चल रहे हैं, लोगों को उस अंग्रेजों की नीतियां और उस राष्ट्रीय कार्यक्रम जो था भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उससे अवगत कराना। ठीक है, ये तो था अल्मोड़ा अखबार। जब ये अल्मोड़ा अखबार शुरू हुआ उससे पहले ये माना जाता है कि एक पत्र था। ठीक है, न्यूज़पेपर था नहीं था, एक पत्र समय विनोद नाम से भी यहाँ से क्या हुआ था? प्रकाशित हुआ था। क्या हुआ था? समय विनोद। ठीक है, और ये समय विनोद जो पत्र था, समय विनोद पत्र, ये था 1868 से। ठीक है, 1868 से समय विनोद पत्र निकला था और अच्छा खासा काम कर रहा था। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि ब्रिटिश सरकार की नीतियों के ओपनली क्या करता था? लिख देता था, उसके खिलाफ चले जाता था। ब्रिटिश की मतलब जो क्रूर शासन था, यानी ब्रिटिश का जो शोषणकारी प्रवृत्ति थी, उससे जनता को अवगत कराता था। यानी सरकार के खिलाफ लिखने में बिल्कुल भी झेपता नहीं था। जब इसको सरकार के खिलाफ लिखा गया, सरकार के खिलाफ लिखने का काम किया, तो ब्रिटिश सरकार ने इसको 1878 में क्या कर दिया? बंद कर दिया। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने, एक आपने नाम भी सुना होगा, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट सुना होगा आपने, 1878। उसी वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के तहत इस समय विनोद को भी क्या कर दिया गया? बैन कर दिया गया। ठीक है, याद रखना, क्यों अगर आपसे पूछता है 1878 में कौन सा एक पत्र ब्रिटिश सरकार की नीतियों को लिखने के खिलाफ लिखने के कारण बंद किया गया, वो था समय विनोद पत्र। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखिए, जब ये तो न्यूज़पेपर आपको थे ही थे, इससे आगे अब गढ़वाल के इलाके में भी कुछ ना कुछ हो रहा था। यानी उधर उत्तराखंड में भी अलग अलग जगह पत्रिकाएं निकल रही थी, ब्रिटिश शासन की नीतियों के बारे में अवगत कराया गया था। तो उसी दौरान 1902 में एक और अखबार निकला जिसका नाम था आपका गढ़वाल समाचार। ठीक है, गढ़वाल समाचार 1902 में निकला और 1915 तक चला, इसको भी लिख लेना है। ठीक है, गढ़वाल। अब ये मासिक था या साप्ताहिक था या पाक्षिक था, ये अलग इश्यू है। जब मैं आपको पत्रकारिता पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। मैं अभी ये बता रहा हूँ इन न्यूज़पेपरों ने किस प्रकार से ब्रिटिश नीतियों को सामने रखा। यानी गढ़वाल समाचार कब से निकला? 1902 से निकला और 1915 तक गढ़वाल समाचार ने भी काम किया। ठीक है, गढ़वाल समाचार के साथ साथ एक और पत्र था जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था, वो 1905 में निकला, उसका नाम था गढ़वाली। और वो गढ़वाली जो निकला था वो गढ़वाल यूनियन के द्वारा निकाला गया था। ठीक है, गढ़वाली कब निकला था? ये दोनों में कंफ्यूज मत करना है। ठीक है, 1905। और इसको कौन निकाला था? गढ़वाल यूनियन। ठीक है, गढ़वाल यूनियन, यानी गढ़वाल यूनियन द्वारा गढ़वाली निकाला गया। और गढ़वाल समाचार 1902 से 1915 था, जबकि गढ़वाली 1905 से लेकर आपको आगे 1942 तक क्या हुआ था? चला था। ठीक है, 1942 कब तक चला था, क्या करा था, उससे सब कोई लेना देना नहीं है। ठीक है,
अब देखिए, ये तो समाचार पत्र थे। इसी दौरान भारत में एक बहुत बड़ी घटना होती है, बहुत बड़ा एक संगठन, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन बन के सामने आता है, उसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, जिसकी हर इंडिया में दूर दूर तक पहुंचती उस संगठन की, यानी उस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूरे भारतवर्ष के लिए में विस्तृत पहला एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे एक संगठन आप कह सकते हैं, बन के उभरा था, जिसके हर जगह से मेंबर थे। उसका प्रभाव 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जब वो इंडियन हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो तब आएगा, ठीक है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बना 1885 में, उत्तराखंड के लोग भी इस कांग्रेस से जुड़े थे। बहुत से लोग इसके अधिवेशनों में जाते थे, इसकी नीतियां जो होती थी उत्तराखंड में बताते थे, लागू करते थे, न्यूज़पेपरों में छपवाते, अंग्रेजों को कैसे यहाँ से हटाना है, कैसे उनके क्रूर शासन से बचना है। तो 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत की स्वतंत्रता तक लड़ता रहा 1947 तक, और अभी भी जो भारतीय आप कांग्रेस पार्टी देखते हैं वो इसी का क्या है, मतलब उसी का तो पहले का रूप है, ठीक है। तो 1885 में जब ये बना, इसी का प्रभाव उत्तराखंड में भी पड़ता है, और उत्तराखंड में इसको कब बनाया गया था, 1912 में, ठीक है। यानी इसकी जो शाखा थी वो उत्तराखंड में, अगर आपसे पूछता है कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, उत्तराखंड में कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, अगर आपसे पूछते हैं आप क्या बताओगे, 1912, ठीक है। यानी 1912 में यहाँ पे किसकी हुई थी, कांग्रेस की स्थापना हुई। तो किसने की थी, इस पर मत जाना, 3 4 5 लोग हैं, वो ऐसे नाम कभी नहीं पूछते हैं किसने की थी। अब एक ने की होती, कोई कांग्रेस की यहाँ पे शाखा खोल रहे हैं तो कोई एक आदमी थोड़ा होगा, तो ग्रुप होता है ना, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। ये तो मेन क्या थी आपके 1800 इसके बारे में। अब देखिए, जब ये हुआ तो कुछ ना कुछ क्लब वगैरह भी खुले, तो वो कुछ यूनियन खुले, उनको हेडिंग लिख लीजिए, ठीक है। आप क्या लिख लीजिए, क्लब या यूनियन, ठीक है। अब ये यूनियन कौन से खुले या क्लब कौन से खुले, देखिए, एक तो मैंने आपको पहले बता दिया 1870 में, ये कौन सा खुला, डिवाइडिंग क्लब, कहाँ खुला, अल्मोड़ा में, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, अल्मोड़ा में, ठीक है। ये 1870 में क्या खुलता है, डिवाइडिंग क्लब की स्थापना। दूसरा गढ़वाल यूनियन, गढ़वाल यूनियन ये खुला था 1901 में, ये भी आपको पता होना चाहिए। 1901 में गढ़वाल यूनियन की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। इससे आगे एक आया था हैप्पी क्लब, ठीक है, हैप्पी क्लब, HC लिख दिया मैंने, ठीक है, हैप्पी क्लब, ये खुला था 1903 में, ठीक है, और ये भी कहाँ था, अल्मोड़ा में। और इसमें कौन थे, गोविंद बल्लभ पंत, GB पंत और हरगोविंद पंत, ठीक है, HG पंत लिख दिया मैंने, हरगोविंद पंत, ठीक है, इनके प्रयासों से बोला था, GB पंत, गोविंद बल्लभ पंत और हरगोविंद पंत के प्रयासों से 1903 में अल्मोड़ा में हैप्पी क्लब की स्थापना की थी। और इन सारे क्लबों का क्या उद्देश्य था, लोगों में राजनीतिक चेतना का विकास करना, ब्रिटिश की नीतियों से अवगत कराना और स्वतंत्रता के लिए आगे को काम करना, ठीक है। अब देखिए, जब इसे क्लब वगैरह पढ़े, इसी दौरान, हाँ अभी मैं आगे को नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको मेन चीज़ें स्टार्टिंग के पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको ढंग से इसको फिर बताऊँगा, ठीक। इससे आगे वो क्या होता है, देखिए, दून में भी राजनीतिक चेतना का विकास होता है, और दून वाला जो इलाका था उसको जो श्रेय जाता है वो जाता है आर्य समाज को, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा स्वामी दयानंद सरस्वती जी हरिद्वार वगैरह आए थे, उनके अनुयायी उनके साथ थे, तो उनके भाषण से काफ़ी ज़्यादा इस इलाके में क्या हुआ था, राजनीतिक चेतना का विकास हुआ था। तो दून वगैरह के इलाके में राजनीतिक चेतना का विकास करने का श्रेय आर्य समाज को जाता है। और 1897 में जब दयानंद सरस्वती जी ने हरिद्वार में एक भाषण दिया था, उस भाषण से बहुत से लोग क्या हुए थे, प्रभावित हुए थे, ठीक है। आज के दिन का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे व्यक्तिगत तौर पे लगता है आपको आ सकता है, इस क्वेश्चन को याद रखना, ठीक है। दून का एक कॉलेज है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, FRI, ठीक है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI, ठीक है, यानी दून फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, FRI जिसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक कार्यकर्ता, एक कर्मचारी के रूप में एक क्रांतिकारी काम कर रहा था, उसका नाम था रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस, ठीक है। इसका नाम ध्यान से रखना, कुछ बोलूंगा। ये एज ए कर्मचारी यहाँ पे काम कर रहा था, ठीक। इसने क्या किया, कर्मचारी के साथ काम करने के साथ साथ इस FRI में इसने एक क्रांतिकारी, गुप्त क्रांतिकारी संगठन भी बनाया था, ठीक है, जो अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर रहा था, योजना बना रहा था, ठीक। गुप्त क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थी यहाँ, क्रांतिकारी गतिविधियां, ठीक। और लॉर्ड हार्डिंग पे आपने सुना होगा, बम फेंकने का जो प्लान था वो इन्हीं लोगों ने बनाया था, गुप्त क्रांतिकारी गतिविधियां, ठीक है।
गुप्त क्रांतिकारी गतिविधियां। ठीक, अब देखिए रास बिहारी बोस वगैरह चल रहे थे, इन लोगों ने लॉर्ड हार्डिंग पे बम फेंकने का क्या किया था, प्लान बनाया था। और क्वेश्चन क्या पूछेगा, कौन व्यक्ति या कौन क्रांतिकारी फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI में एज ए कर्मचारी रहते हुए यहाँ पे क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित कर रहा था। आप बताओगे रास बिहारी बोस। आज के दिन का मुझे लगता है कि व्यक्तिगत तौर पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। ठीक है, इन लोगों ने क्या किया, लॉर्ड हार्डिंग पे बम फेंकने का प्लान किया और ये दिल्ली वगैरह भी जाते रहते थे। जब वो बम फेंकने का प्रयास किया, जब वो बच निकला तो इन लोगों ने वापस आके यहाँ पे शोक भी मनाया, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना। ठीक है, और इनकी जो क्रांतिकारी गतिविधियां चलती थी वो एक जगह थी, उसका नाम था टैगोर विला। ठीक है, टैगोर विला में इनकी क्या करते थी, क्रांतिकारी गतिविधियां, टैगोर विला। ठीक है, ये तो मेन फैक्ट थे। ठीक है, इसके अलावा कुछ और फैक्ट आज के आते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। एक शुद्ध साहित्य समिति की भी स्थापना की गई थी जन जागरण में चेतना विकास करने के लिए, उसका नाम था शुद्ध साहित्य सभा। ठीक है, यानी किस चीज़ के लिए किया गया था, जन जागरण में चेतना का विकास करना था ब्रिटिश के खिलाफ, उसके लिए एक शुद्ध साहित्य सभा की स्थापना की थी, वो की गई थी 1913 में स्वामी सत्यदेव ने। ठीक है, क्या लिखोगे, शुद्ध साहित्य सभा। ठीक है, कब की गई थी, 1913 में। किसने की, स्वामी सत्यदेव, स्वामी सत्यदेव। क्योंकि जन जागरण में राजनीतिक चेतना का विकास करने के लिए स्वामी सत्यदेव ने क्या की थी, शुद्ध साहित्य सभा की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसी के साथ साथ होम रूल लीग, आपको पता है नाम से ही लग रहा है, होम रूल यानी होम यानी हमारा खुद का शासन, स्वशासन, इस देशवासियों का शासन, ब्रिटिश का न हो, इसके लिए होम रूल की स्थापना भी हुई थी। कहाँ, भारत में 1916 में। उससे पहले वो होम रूल आंदोलन था 1916 से शुरू हुआ था, उससे पहले कहीं कहीं अलग अलग जगह पे छोटे छोटे मोटे वो बन रहे थे संगठन, होम रूल सभा, होम रूल आंदोलन, होम रूल संघ, इस टाइप के बन रहे थे। तो उत्तराखंड में भी इसका प्रभाव पड़ा। आपका अल्मोड़ा का इलाका था, अल्मोड़ा में होम रूल लीग की जो शाखा थी वो 1914 के आसपास क्या की गई थी, स्थापित की गई थी। उसमें कौन कौन थे, जैसे मोहन जोशी था, एक बद्रीदत्त पांडे जी थे, ऐसा माना जाता है, एक हेमचंद्र थे और एक चिरंजी लाल थे। ठीक है, तो उत्तराखंड में एक होम रूल की क्या बनी थी, होम रूल की शाखा कहाँ, अल्मोड़ा में। ठीक है, शाखा कहाँ खुली थी, अल्मोड़ा में खुली थी एक, अल्मोड़ा। ठीक है, कब खुली थी, 1914 में। कौन कौन थे, देखिए मोहन जोशी प्लस चिरंजी लाल, CA लिख दिया। ठीक है, प्लस BD पांडे। ठीक है, और एक हेमचंद्र। ठीक है, इन लोगों की सहायता से क्या बनाया था, अल्मोड़ा में 1914 में होम रूल लीग की एक शाखा खुली थी। अब कंफ्यूज मत करना कि सर 1916 में तो होम रूल लीग आंदोलन शुरू हुआ था, 1914 में कहाँ से आ गया। देखिए वो आंदोलन है, उससे पहले भी तो कहीं ना कहीं बेस रखा जा रहा होगा, अलग अलग इलाकों में, मद्रास में था, इंडिया के नॉर्थ पोर्शन पे था, बंगाल के इलाके में था, बॉम्बे के इलाके में था, अलग अलग जगह होम रूल कोई अलग चीज़ थोड़ा है। होम रूल यानी स्वशासन के लिए यूज होता था, होम मतलब अपना, रूल मतलब शासन। ठीक है, खुद का शासन, इस देशवासियों का शासन, उसकी शाखाएं खुल रही हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत करना। तो 1916 में क्या, 1914 में इन लोगों की सहायता से होम रूल की शाखा अल्मोड़ा में खोली गई, और दून में जो खोली गई वो खोली गई 1918 में। 1918 में कहाँ खोली गई, दून। किसने खोली, विचारानंद सरस्वती। ठीक है, इलाहाबाद से आए थे विचारानंद, स्वामी विचारानंद सरस्वती इनका नाम था। ठीक है, स्वामी विचारानंद सरस्वती। ये सब फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्वामी विचारानंद सरस्वती ने 1918 में दून में क्या की थी, होम रूल लीग की मतलब एक शाखा खोली थी। ठीक है, ये आपके समझ आएगा। लास्ट पॉइंट है नैनीताल में कुमाऊं परिषद की स्थापना। आपको पता होना चाहिए 1916 में क्या हुई थी, नैनीताल में कुमाऊं परिषद की स्थापना। मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना है। ठीक है, कुमाऊं परिषद कब बना था, 1916 में। कहाँ बना था, नैनीताल में। क्यों बना था, जो कुमाऊं कमिश्नरी थी केसी, ठीक है, इसके जो राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक या सामाजिक विचार विमर्श होते थे उन पे विचार विमर्श करने के लिए कुमाऊं परिषद की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। और कब की गई थी, 1916 में की गई थी। ठीक है, इससे आगे की क्लास अगले सेशन में आप लोगों के लिए आएगी। उम्मीद है उत्तराखंड का ये सेशन आपके समझ में आएगा। जितने फैक्ट बना रखे ऐसे ही इसको तैयार करना। न्यूज़पेपर का इतिहास जब आएगा तब पढ़ाऊंगा, लेकिन वो जहाँ पे जो क्वेश्चन आता है वहीं पे हिट किया जाता है, उसको कॉन्सेप्चुअल वाइज समझो। यानी
एक कॉन्सेप्ट समझो कि न्यूज़पेपर क्यों पब्लिश किए गए थे। जन जागरण में राजनीतिक चेतना का विकास, लोग पढ़ेंगे कि देश में क्या हो रहा है, फिर ब्रिटिश के रूल को जानेंगे, फिर लोग उठेंगे और उनको यहाँ से खदेड़ेंगे, इस भावना से शुरू किया गया था। और आप लोग उसको रटते ही रहते हैं, क्यों निकाला होगा, क्या निकाला होगा, ऐसे नहीं पढ़ना है, ठीक है। जिस दिन मैं उत्तराखंड की पूरी क्लासें कंप्लीट कर दूंगा उसको आपको कहोगी सर ज़रूरत ही नहीं है हमें न्यूज़पेपर का इतिहास पढ़ने की, ठीक है। वो ऐसे ही कवर होते हैं। फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।